तो दोस्तों एक बार और देख लिए मैंने कल की एज पहली बार इसे देखने के बाद जिस किस्म का थिएटर एक्सपीरियंस इस मूवी ने मुझे दिया था, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि बॉस इसको तो दूसरी बार देखना ही है। एज इतना कुछ इस मूवी के अंदर प्रोसेस करने के लिए कि बस एक बार देखना इज सर्टेनली नॉट इनफ। ऑल्सो पहली बार इस मूवी को देखते समय मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। एज इसके ट्रेलर्स वगैरह देखने के बाद मुझे 100% कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ये मूवी इंडियन सिनेमा के अंदर एक लैंडमार्क बनने वाली है। एंड सेकंड टाइम जब मैं इस मूवी को देखने के लिए गया तब भी आई वाज एक्साइटेड बट इन अ डिफरेंट वे। इस बार मैं पर्टिकुलरली एक्साइटेड था मूवी के उन सारे की वाव मोमेंट्स को दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए। एट द सेम टाइम अपनी कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट के चलते एक ग्राउंडेड अप्रोच के साथ भी मैं इस मूवी को दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहता था, ताकि मैं इस वीडियो के अंदर और भी ज्यादा ठोस एंड फुल प्रूफ तरीके से उन सारी चीजों के बारे में बात कर सकूं दैट वर्क बिग टाइम फॉर दिस मूवी। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जिसके साथ मूवी देखते समय उस लेवल का कनेक्ट नहीं बैठा जैसा कि बैठना चाहिए था। सबसे पहले मैं डंके की चोट पे बात करना चाहूंगा पिक्चर के सुपर सॉलिड पॉजिटिव्स के बारे में, जो कि दूसरी बार देखने के बाद भी मुझे इक्वली सॉलिड लगे जितना कि इसको पहली बार देखने में लगे थे। चाहे स्क्रीन पर डिस्टोपियन फ्यूचर वाले सीन्स चल रहे हो या फिर महाभारत वाले, मैं बार बार यही वंडर कर रहा था कि क्या वाकई में मैं ये सारे विजुअल्स एक इंडियन मूवी के अंदर देख रहा हूं। एज एवरी फ्रेम शोन इन दिस मूवी इज नो लेस देन अ वर्क ऑफ अ जीनियस। एंड वंस अगेन इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है नागी सर के विजन एंड उनकी टीम को, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इनकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। सीरियसली हैट्स ऑफ। इसके बाद बारी आती है महाभारत के सीन्स एंड रेफरेंसेस की, which were again masterfully incorporated in this movie। जब वो सीन स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं ना, आप इतना ज्यादा एंगेज रहते हो कि आप चाहते ही नहीं कि वो सीन्स खत्म हो, बस यूं ही चलते रहे। इनफैक्ट पिक्चर के स्टार्टिंग में ही हमें इतना सॉलिड सीन देखने को मिलता है जहां पर यंग अश्वत्थामा एंड श्री कृष्ण एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो सीन अपने आप में पूरी मूवी का एक बेस फाउंडेशन रख देता है। एंड इसके बाद आते हैं ओपनिंग क्रेडिट्स, जिसमें बच्चन सर बैकग्राउंड में गाना गा रहे हैं, शेयर गूज़बम्प्स। एंड इसके बाद अगर बात करूं पिक्चर के परफॉर्मेंसेस की, तो वंस अगेन नाम आएगा बच्चन सर का, जिसको नागी सर ने वंस अगेन इतने अलग अवतार में मूवी के अंदर प्रेजेंट किया है जो उनके 70 साल के करियर में आज तक किसी और डायरेक्टर ने नहीं किया। He was born to play अश्वत्थामा। एंड कहीं पर भी एक बार भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मूवी के अंदर वो सपोर्टिंग रोल में है। इनफैक्ट पूरी पिक्चर के अंदर असली जान वही फूंकते हैं जब वो इंटरवल ब्लॉक के अंदर आते हैं। एंड वहां से ये मूवी अपने क्लाइमैक्स तक नॉन स्टॉप पीक करती चली जाती है। बच्चन सर वाज ट्रूली अ हीरो ऑफ दिस मूवी फॉर मी। एंड इसके बाद अपने ब्रीफ मोमेंट्स में कमल हसन सर एज यास्किन ट्रूली शाइंड। मतलब कि कितना अमेजिंगली कॉन्सेप्चुअलाइज किया था यार उस कैरेक्टर को। एंड उतना ही ज्यादा ब्रिलियंटली एंड मेनेसिंगली परफॉर्म किया है कमल हसन सर ने उस कैरेक्टर को, जो कि आपको शिवर्स एंड चिल्स गारंटेड देगा। स्पेशली पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस तरीके से यास्किन का कैरेक्टर दीपिका के सीरम के चंद बूंदों के जरिए इतनी पावर जनरेट करता हुआ दिखाई देता है, उससे तो एक बात साफ है कि अब जब भी आगे इस यूनिवर्स के अंदर कमल हसन नजर आएंगे, साक्षात देसी थैनोस के रूप में नजर आएंगे। एज यास्किन और थैनोस की आइडियोलॉजी काफी हद तक सिमिलर ही है एंड अब तो बॉडी भी वैसी है। इसके बाद अगर बात करूं दीपिका की, तो जैसा कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर बोला था, शी हैज बीन परफेक्टली कास्टेड एज सुमति। एंड उनको मूवी के अंदर जितना कुछ भी दिया गया, शी हैज मेड द मोस्ट ऑफ इट। एंड होपफुली वी आर गोइंग टू सी मोर ऑफ सुमति इन फ्यूचर पार्ट्स। एंड अब बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की, जिसको वंस अगेन नागी सर ने मूवी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एंड प्रभास को देखकर तो ये क्लियरली पता भी चल रहा है कि इस कैरेक्टर को प्ले करते समय he is having so much fun. Also उन्होंने अपनी हिंदी डबिंग के ऊपर जिस तरीके से काम किया है, that is also clearly evident while watching this movie. And अब जब प्रभास की बात हो ही रही है, तो फिर इसके साथ साथ बात होगी पिक्चर के फर्स्ट हाफ की, जो कि मैक्सिमम लोगों को काफी खटका है। एंड उसका रीजन प्रभास का परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि द वे भैरवास कैरेक्टर हैज बीन रिटन फॉर द फर्स्ट हाफ, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। ऑल्दो मेरे लिए फर्स्ट हाफ वाज गुड, जहां पर वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ साथ कुछ वाव फैक्टर्स भी थे, जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग सीन जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके अलावा यास्किन का इंट्रोडक्शन शॉट एंड फिर इंटरवल ब्लॉक। बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि फुल ऑन तबाही वाले सेकंड हाफ के कंपैरिजन में पिक्चर का फर्स्ट हाफ काफी वीक पड़ता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द फ्यू अनवांटेड सीन्स एंड फोर्स्ड ह्यूमर, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द जोक्स लैंड ही नहीं करते। स्पेशली वो जो प्रभास का इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस था, वो अपने आप में काफी ज्यादा बेसिक सा था। एंड उसके ऊपर भैरवा का कैरेक्टर वो जो गुंडे वगैरह के साथ पंच लाइन्स एंड ऑल मार रहा था, वो बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था। इससे अच्छा तो भैरवा का भुज्जी के साथ उसका जो बैंटर था वो बढ़िया था, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते। एक तो वो एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल बेसिक लेवल का, पंच लाइन्स वगैरह बिल्कुल फ्लैट, एंड ऊपर से आपने उसी एक्शन सीक्वेंस को इतना ज्यादा लंबा खींच दिया जो कि आफ्टर अ व्हाइल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग फील होता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, बोरिंग एंड अनवांटेड ट्रैक था, वो था दिशा पाटनी का, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि मूवी के अंदर डालने की क्या जरूरत थी, एज वो इतना ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। देखो भाई, भैरवा कॉम्प्लेक्स को लेकर कितना ज्यादा बावला है ये हमको ऑलरेडी पता चल चुका है। एंड उसको अगर तुमको पहली बार कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसवाना ही था, तो उसको करने के और बहुत सारे
इंटरेस्टिंग तरीके थे, बट सर्टेनली नॉट दिस। पूरे 15 से 20 मिनट चलने वाले इस सीक्वेंस को बड़े आराम से चॉप किया जा सकता था, एंड ऑल्सो बैकग्राउंड में वो जो गाना चल रहा था वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसके चलते इस सीक्वेंस को झेलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब कि सोचो, जहां एक तरफ कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी ज्यादा सीरियस और इंटेंस चीजें चल रही हैं, एंड वहीं दूसरी तरफ काशी के लोग भी जैसे तैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भैरवा का ये फोर्स कॉमिक ट्रैक घुसेड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, एज ना ही उसके ऊपर हंसी आ रही थी, ना ठीक से कनेक्ट बैठ पा रहा था, जिसकी वजह से पूरा फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट फील हो रहा था। एंड अगर ह्यूमर रखना ही था तो कम से कम उसको सिचुएशनल रखते, जैसा कि फर्स्ट टाइम अश्वत्थामा एंड भैरवा जब एक दूसरे को पंच मारते हैं तो उस टाइम पे प्रभास ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था ना, दैट वाज इंडीड हिलेरियस। तो कुछ उस तरीके से रखते जो कि ओवरऑल पिक्चर की जो सीरियस टोन है उसको इंपैक्ट नहीं करता। बट थैंकफुली मूवी अपने इंटरवल ब्लॉक से एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती है, एंड उसके बाद अपने सेकंड हाफ में तो ये लिटरली गर्दा ही उड़ा देती है, जिसके चलते फर्स्ट हाफ की जो बुरी यादें होती हैं उसकी मेमोरी को तो ये बिल्कुल वाइप आउट कर देती है। एंड फॉर्चुनेटली उसी ब्रिलियंट सेकंड हाफ के सुरूर में रहने के चलते आप एंड में लिटरली एक जबरदस्त थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेकर निकलते हो। ऑल्सो पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है कि द कल्कि यूनिवर्स कंटिन्यूज, जिसका मतलब साफ है कि सिर्फ एक और मूवी नहीं बल्कि फ्यूचर के अंदर और बहुत सारी मल्टीपल मूवीज हमको इस यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल मेरे लिए कल्कि को दूसरी बार भी देखना वाज अगेन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एज एन इंडियन आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ दिस मूवी, एंड आगे इस कल्कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है मैं उसके लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। बस आई जस्ट होप कि नागी सर ऑडियंसेस के फीडबैक को ध्यान में रखकर इस यूनिवर्स का जो ओवरऑल सीरियस टोन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, रादर देन अननेसेसरी ह्यूमर एंड सबप्लॉट्स वगैरह डालने के, बिकॉज ये सीरियस टोन ही इस यूनिवर्स की असली स्ट्रेंथ है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।